नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भाग 2। दोस्तों, भाग 1 में हमने राजस्थान का नामकरण, राजस्थान के जनपद इत्यादि के बारे में पढ़ लिया था। आज हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें कालीबंगा, बागोर, बैराठ इत्यादि सभ्यताओं का अध्ययन किया जाएगा। आओ शुरू करते हैं। प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान और प्रस्तर युग। राजस्थान में आदि मानव का प्रादुर्भाव कब और कहाँ हुआ अथवा उसके क्या क्या क्रियाकलाप थे, इससे संबंधित समसामयिक लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है, परंतु प्राचीन प्रस्तर युग के अवशेष अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, जालोर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की नदियों और उसकी सहायक नदियों के किनारे प्राप्त हुए। दोस्तों, ये क्षेत्र हैं भीलवाड़ा, जिसमें बागोर हो गया, जयपुर का विराटनगर, जालोर हो गया, पाली, टोंक में रेड है इत्यादि क्षेत्रों की नदियाँ और उसकी सहायक नदियों के किनारे हमें अवशेष मिले हैं। चित्तौड़ और इसके पूर्व की ओर तो औजारों की उपलब्धि इतनी अधिक है कि ऐसा अनुमान किया जाता है कि यह क्षेत्र इस काल के उपकरणों को बनाने का प्रमुख केंद्र रहा हो। दोस्तों, जो चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र हैं, जिसमें नगरी, बागोर, बैराठ इत्यादि क्षेत्रों में ऐसे उपकरण बहुत अधिक मात्रा में मिले हैं। लूणी नदी के तटों में भी प्रारंभिक कालीन उपकरण प्राप्त हुए। लूणी नदी जो अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। राजस्थान में मानव विकास की दूसरी सीढ़ी मध्य पाषाण और नवीन पाषाण युग है। तो दोस्तों, पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन पाषाण या प्रारंभिक पाषाण कालीन, मध्य पाषाण और नवीन पाषाण। आगे देखते हैं। आज से हजारों वर्षों से पूर्व लगातार इस युग की संस्कृति विकसित होती रही। इस काल के उपकरणों की उपलब्धि पश्चिमी राजस्थान में लूणी तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में बेड़च व उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्रचुर मात्रा में मिली है। दोस्तों, जो बेड़च है चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है और लूणी नदी पश्चिमी राजस्थान में बहती है। यहाँ सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। बागोर और तिलवाड़ा के उत्खनन से नवीन पाषाणकालीन तकनीकी उन्नति पर अच्छा प्रकाश पड़ा है। बागोर भीलवाड़ा जिले में स्थित है और ये पाषाणकालीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा है। तिलवाड़ा बाड़मेर में है। इनके अतिरिक्त अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, कोटा, बूंदी, टोंक आदि स्थानों से भी नवीन पाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए। दोस्तों, जो बूंदी टोंक के अंदर रेड हो गया, जहाँ प्राचीन सिक्के मिले हैं। नवीन पाषाण युग में कई हजार वर्ष गुजारने के पश्चात मनुष्यों को धीरे धीरे धातुओं का ज्ञान हुआ। दोस्तों, सबसे पहले पत्थर की खोज की गई थी, उसके बाद धातुओं की खोज हुई और धातुओं में सबसे पहले तांबे की खोज हुई थी। ये सवाल कई बार रिपीट हुआ है कि सबसे पहली धातु मनुष्य के द्वारा कौन सी खोजी गई, तो इसका उत्तर तांबा होगा, न कि लोहा, कांसा इत्यादि आपको नहीं करना है। लोहा तांबे के बाद खोजा गया था। आज से लगभग 6000 वर्ष पहले धातुओं के युग को स्थापित किया जाता है, परंतु समानांतर में जब तांबा और पीतल, लोहा आदि का उसे ज्ञान हुआ तो इसका उपयोग औजार बनाने के लिए किया गया। दोस्तों, पहले औजार पत्थर से बनाए जाते थे, उसके बाद तांबे से बनाने लगे, फिर पीतल से, फिर लोहे से औजार बनाने लग गए और आज हम लोहे से औजार बनाते हैं। इस प्रकार धातु युग की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि यह कृषि और शिल्प आदि कार्यों का संपादन मानव के लिए अब अधिक सुगम हो गया। धातु से बने उपकरणों से वे अपना कार्य अच्छी तरह करने लगा। पहले जब पत्थर से औजार बनते थे, पत्थर से आपको पता होगा औजार बहुत अच्छे नहीं बना पाते हैं। फिर जैसे जैसे धातुओं से औजार बनने लगे तो सुविधा हो गई। अब कालीबंगा के बारे में पढ़ते हैं।
कालीबंगा के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। यह सभ्यता स्थल वर्तमान हनुमानगढ़ ज़िले में सरस्वती दृष्टद्युति नदियों के तट पर बसा हुआ था। दोस्तों, ये जो सरस्वती नदी है वर्तमान में मौजूद नहीं है, जो 2400 से 2250 ईसा पूर्व की संस्कृति की उपस्थिति का प्रमाण है। कालीबंगा में मुख्य रूप से नगर योजना के 2 टीले प्राप्त हुए हैं। हमें इसका समय ज्ञात होना चाहिए, 2400 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व। दोस्तों, ईसा पूर्व से मतलब ये होता है कि ईसा मसीह का जन्म 0 ईस्वी में हुआ था। ईसा मसीह के जन्म से आज 2020 चल रहा है, तो 2020 तो ये हो गया, और उसके बाद ये 2400 साल और हो गया। तो कुल मिला के आज से आप ये मान चलो लगभग 4500 वर्ष पहले 4500 वर्ष पहले ये संस्कृति अस्तित्व में थी। कालीबंगा में मुख्य रूप से नगर योजना के 2 टीले प्राप्त हुए। इनमें पूर्वी टीला नगर टीला है, जहाँ से साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले, और पश्चिमी टीला दुर्ग टीले के रूप में है। दोनों टीलों के चारों ओर सुरक्षा की प्राचीर बनी हुई है। तो हमें याद होना चाहिए कि कितने टीले मिले हैं। तो यहाँ 2 टीले मिले हैं, जिसमें पूर्वी टीला आम आदमी के रहने के लिए होता था, और पश्चिमी टीला जो दुर्ग होता था, जहाँ राजा इत्यादि लोग रहते थे। कालीबंगा से पूर्व हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन साक्ष्य मिले। कालीबंगा से ये तीनों साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पा युगीन संस्कृति उसके बाद के। पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों, ये सवाल कई बार पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले। तो हमें बिल्कुल एक्यूरेट याद होना चाहिए कि कालीबंगा से मिले, न कि हड़प्पा से या किसी अन्य स्थान से। लोथल इत्यादि नहीं करना है। आगे देखते हैं। जो संसार में प्राचीनतम है, जुते हुए खेत के साक्ष्य सबसे प्राचीन है विश्व में। पत्थर के अभाव के कारण दीवारें कच्ची ईंटों से बनती थी। इन्हें मिट्टी से जोड़ा जाता था। व्यक्तिगत और सार्वजनिक नालियों तथा कूड़ा डालने के मिट्टी के बर्तन नगर की सफाई की असाधारण व्यवस्था के अंग थे। दोस्तों, किस प्रकार व्यवस्था थी कूड़ा डालने के लिए बर्तन, नगर की सफाई, आज भी हमें नहीं मिलती है। और हमें स्वच्छ भारत अभियान और पता नहीं क्या क्या अभियान चलाने पड़ते हैं इसके लिए। आप देख सकते हैं कि आज से 4500 साल पहले कितनी विकसित सभ्यता थी। वर्तमान में यहाँ घग्गर नदी बहती है, जो सरस्वती नदी थी पहले, अब लुप्त हो गई है ज़मीन के अंदर, ऐसा माना जाता है। जो प्राचीन काल में सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती थी। यहाँ से धार्मिक प्रमाण के रूप में अग्नि वेदियों के साक्ष्य मिले। ये भी पूछा जाता है कि अग्नि वेदियों के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो हमें याद होना चाहिए कालीबंगा से। यह संभवतः धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों और मुहरों पर जो लिपि अंकित पाई गई है, वे सैंधव लिपि से मिलती जुलती है। तो सैंधव लिपि का प्रयोग करते थे यहाँ के लोग, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, अभी तक किसी ने पढ़ा नहीं है। कालीबंगा से पानी के निकास के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई मिली हैं। तो किस प्रकार नालियाँ मिली हैं? लकड़ी और ईंटों की नालियाँ। ताम्र से बने कृषि के कई औजार भी यहाँ आर्थिक उन्नति के परिचायक हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु घाटी की नगर योजना के अनुरूप दिखाई देती है। सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र रहा है, इसीलिए यहाँ सिंधु घाटी नगर योजना के अनुरूप केंद्र मिले हैं। कालीबंगा के निवासियों की मृतक के प्रति श्रद्धा व धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली 3 समाधियाँ मिली हैं। तो यहाँ से 3 समाधियाँ भी मिली हैं। दुर्भाग्यवश ऐसी समृद्ध सभ्यता का ह्रास हो गया, जिसका कारण संभवतः सूखा, नदी मार्ग में परिवर्तन इत्यादि माने जाते हैं। अभी तक एक्यूरेट कारण मिला नहीं है कि क्या कारण रहा होगा, लेकिन यह माना जाता है कि नदी मार्ग, सूखा इत्यादि कारण रहा होगा। हमारी सरस्वती सभ्यता
कि जो कालीबंगा सभ्यता का ये पार्ट ख़त्म होता है। आगे देखते हैं आड़ सभ्यता जो उदयपुर में है। वर्तमान उदयपुर जिले में स्थित अहाड़ दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का सभ्यता का केंद्र था। यह सभ्यता बनास नदी सभ्यता का प्रमुख भाग थी। तो आपको याद होना चाहिए कि जो अहाड़ सभ्यता थी इसे बनास सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह बनास नदी के किनारे फलीभूत हुई। ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध यह सभ्यता आयड़ नदी के किनारे मौजूद थी। आयड़ बोल दो बनास। यह ताम्रवती नगरी अथवा धूलकोट के नाम से भी जानी जाती है। तो इसके अन्य नाम है धूलकोट, ताम्रवती नगरी। यह सभ्यता आज से 4000 वर्ष बसी थी। दोस्तों जो समकालीन थी अहाड़ सभ्यता कालीबंगा, वो भी 4500 वर्ष पहले, ये 4000 वर्ष पहले। विभिन्न उत्खनन के स्तरों से पता चलता है कि बसने से लेकर 18वीं सदी तक यहाँ कई बार बसी और उजड़ी। तो ये सभ्यता हैं, कई बार बसी हैं और कई बार उजड़ी है। ऐसा लगता है कि अहाड़ के आसपास तांबे की अनेक खानों के होने से सतत रूप से इस स्थान के निवासी इस धातु के उपकरणों को बनाते रहे। तो यह तांबा बहुत अधिक मात्रा में मिला है। उसे एक ताम्रयुगीन कौशल केंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 500 मीटर लंबे धूलकोट के टीले से तांबे की कुल्हाड़ियाँ, यहाँ तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली है, लोहे के औजार, बांस के टुकड़े, हड्डियाँ आदि सामग्री प्राप्त हुई है। तो आपको याद रखना है, ये सवाल पूछ ले मान लो कि तांबे की कुल्हाड़ियाँ कहाँ से मिलनी है, तो आपको याद होना चाहिए धूलकोट या अहाड़। आगे देखते हैं। अनुमानित है कि मकानों की योजना में आंगन या गली या खुला स्थान रखने की व्यवस्था थी। एक मकान में 4 से 6 बड़े चूल्हों का होना अहाड़ में एक वृद्ध परिवार या सामूहिक भोजन की व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। यहाँ 4 से 6 बड़े चूल्हे मिले हैं जो दर्शाते हैं कि यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा मौजूद थी। अहाड़ से खुदाई से प्राप्त बर्तनों तथा उनके खंडित टुकड़ों से हमें उस युग में मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का अच्छा परिचय मिलता है। तो मिट्टी के बर्तन भी यहाँ बनते थे। यहाँ तृतीय ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व की यूनानी मुद्राएं मिली है, आपको याद होना चाहिए। तो इससे यह सिद्ध होता है कि यूनान से व्यापार संबंध स्थापित थे। तो प्राचीन समय में व्यापार होता था यूनान से, जिसे हम आज ग्रीस बोलते हैं। इनमें इतना तो स्पष्ट है कि उस युग में राजस्थान का व्यापार विदेशी बाजारों से था। इस बनास सभ्यता की व्यापकता और विस्तार गिलुंड के आसपास ही है। गिलुंड बागौर तथा अन्य आसपास के स्थानों से प्राप्त हुए। बागौर भीलवाड़ा में है। इसका संपर्क नवदा टोली, हड़प्पा, नागदा, एरन, कायता आदि भागों की प्राचीन सभ्यता से था। तो हड़प्पा आपको पता है पाकिस्तान में है, नागदा पास में ही उदयपुर में है। जो यहाँ से प्राप्त काले व लाल मिट्टी के बर्तनों के आकार, उत्पादन व कौशल का समानता से निर्दिष्ट होता है। अब देखते हैं बैराट, जिसे वर्तमान में विराटनगर बोलते हैं। वर्तमान जयपुर जिले में स्थित बैराट का महाभारतकालीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर से समीकरण किया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी। यहाँ की पुरातात्विक पहाड़ियों के रूप में बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, मोती डूंगरी इत्यादि विख्यात हैं। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं कि बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी और मोती डूंगरी बैराट में पाई जाती है। यहाँ की बीजक डूंगरी से कैप्टन बर्ट ने अशोक का बाबरू शिलालेख खोजा था। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके बारे में पूछा जाता है कि अशोक का बाबरू शिलालेख कहाँ से मिला है, तो बैराट से मिला है। इसके अतिरिक्त यहाँ से बौद्ध स्तूप, बौद्ध मंदिर और अशोक स्तंभ के साक्ष्य मिले हैं। ये सभी अवशेष मौर्य युगीन हैं। मौर्य काल में ये अवशेष मिले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। तो इससे ये सिद्ध होता है कि उस समय यहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे। उसके बाद में आए हैं अन्य धर्म। तो
फिर देखते हैं, ऐसा माना जाता है कि हूण आक्रांता मिहिर कुल, इसे मिहिर भोज बोलते हैं, मिहिर कुल बोलते हैं, बैराट का विध्वंस कर दिया था। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि बैराट पर जो आक्रमण किया था मिहिर कुल ने किया था और उसे ध्वंस कर दिया था। चीनी यात्री हुआनचांग, आपको ये नाम सही नहीं दिया, ह्वेनसांग है, ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में बैराट का उल्लेख किया है। आपको करेक्शन कर लेना इसमें, ह्वेनसांग होगा। सभ्यता के प्रमुख केंद्र, दोस्तों इसके अलावा सभ्यता के और कौन से केंद्र थे राजस्थान में? पाषाणकालीन सभ्यता के केंद्र बागौर से भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। तो ये बागौर था, प्रमुख केंद्र था पाषाणकालीन सभ्यता का। ताम्रयुगीन सभ्यता के दो वृद्ध समूह सरस्वती तथा बनास नदी के कांटे में पनपे थे, जिनका वर्णन ऊपर के पृष्ठों में किया गया है। तो अभी पढ़ा था हमने। इसी प्रकार राजस्थान में अन्य कई महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं जो इस युग के वैभव की दुहाई दे रहे हैं। गणेश्वर, आपको गणेश्वर पता होना चाहिए कहाँ है, सीकर में, खेतड़ी झुंझुनू में है, दरिबा, ओजियाना, कुराड़ा, ये भीलवाड़ा के आसपास है। आदि से प्राप्त ताम्र और ताम्र उपकरणों का उपयोग अधिकांश राजस्थान के अतिरिक्त हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ आदि में भी होता था। आगे देखते सुनारी। सुनारी, ईसवाल, जोधपुरा जयपुर में है, रेड टोंक में है, आदि स्थलों से लौह युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो आपको इन केंद्रों के नाम याद रखने हैं। सुनारी झुंझुनू में है, सुनारी, ईसवाल, जोधपुरा, रेड लौह युगीन सभ्यता के केंद्र है। अतः सरस्वती, दृष्टद्युति, बनास, बेड़च, अहाड़, लूणी इत्यादि नदियों की उपत्यकाओं में दबी पड़ी कालीबंगा, अहाड़, बागौर, गीलूंड, गणेश्वर आदि बस्तुओं से मिली प्राचीन वस्तुओं से एक विकसित और व्यापक संस्कृति का पता लगा है। एक बहुत सारे केंद्र थे, कालीबंगा हो गया हनुमानगढ़ में, अहाड़ उदयपुर में, बागौर भीलवाड़ा में, गीलूंड राजसमंद में, गणेश्वर सीकर में, यहाँ केंद्र मिले हैं। ये सभ्यताएं न केवल स्थानीय सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती थी, अपितु चित्रकला, भांड शिल्प तथा धातु संबंधी तकनीकी कौशल आदि में पश्चिमी एशिया, इराक, अफ्रीका आदि देशों की प्राचीन सभ्यताओं के संपर्क में थी। तो आपको पता होना चाहिए कि इन सभ्यताओं के विदेशों से व्यापारिक संबंध स्थापित थे, जिसमें पश्चिमी एशिया, इराक, जब वर्तमान में हम पढ़ते हैं दजला फरात नदी इराक में, ये भी सभ्यता का केंद्र है, दजला फरात सभ्यता बोलते हैं, इससे संबंध थे। अफ्रीका में नील नदी घाटी की सभ्यता, इससे भी संबंध थे। यूनान की सभ्यता से संबंध स्थापित है। तो आप समझ सकते हैं कि प्राचीन समय में जो मनुष्य के व्यापारिक संबंध थे विदेशों से संबंधित थे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो टॉपिक है पूर्व मध्यकालीन भारत, पूर्व मध्यकालीन राजस्थान निकल पड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।